बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास भी हुआ जिसमें इस पेशी के हवाले से हिकमत अमली तय की गई, लेकिन जो इतलात आ रही थी कि कारकुनों को अदालत में जाने से रोक दिया गया है। बिल्कुल, अदालत जाने से रोक दिया गया है, लेकिन इंतजाम वहाँ पर हमने देखे कि खासे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और अब इसमें देखा जाएगा कि क्या वहाँ पर कोई मसाइल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि बेहतर इंतजाम होंगे। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और हम ये चाहते हैं कि कभी भी कोई मसाइल ना हो। तो आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत पेश होंगे। हिकमत अमली तैयार है और कारकुनों को कोरोना के बायस अदालत में जाने के लिए उन्होंने रोका है। उन्होंने कहा है कि मैं घबराने वाला नहीं हूँ, हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। और इस पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात होंगे। इसके साथ साथ कारकुनों की आमद भी मतवक्के है, तो वाटर कैनन वहाँ पर पहुँच चुकी है और साबिक सदर काफ़ी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं, घबराए हुए नहीं हैं। और उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं घबराने वाला नहीं हूँ, नैब से हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और पेशियों पर मौजूद भी रहे हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी की पेशी भी हुई और इस पेशी पर हिकमत अमली जो है वो तय कर ली गई है। और इसके साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है वो हमें ये देखना होगा कि आया इस वक्त सिचुएशन क्या है। जैसे कि बात की जाती है आसिफ अली जरदारी के हवाले से, आसिफ अली जरदारी कोई पहली बार तो पेश हो नहीं रही हैं, इसके अलावा बहुत से बार अदालतों का सामना कर चुके हैं, बल्कि वो ट्रायल्स के अलावा जेल में भी रह चुके हैं। तो मतलब ये सारा मामला है, अगर वो उन्होंने जेलें काटी हैं, इसके अलावा उन्होंने अदालतों का सामना किया है, नैब के हवाले से केसेस सामने आ रहे हैं, तो भी ये तमाम मामला है। मुल्ज़िमान जो हैं, जो भी इनके साथ शरीक मुल्ज़िमान हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तमाम का ट्रायल इस वक्त जारी है। और आज चूँकि आसिफ जरदारी पेश हो रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल है वो नहीं बिगड़े। बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने तोशा खान रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ हसन गिलानी भी शामिल हैं, वो भी मौजूद होंगे और फर्दर जुर्म आयद करने के लिए उन्हें तलब कर रखा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एहतसाब अदालत पहुँचने के लिए वहाँ इस्लामाबाद जाना है, जाहिर है, तो खसूसी तैयारी के ज़रिए वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और पीपल्स पार्टी के सदर की पेशी के मौका पर पीपल्स पार्टी के न सिर्फ अरकान बल्कि कारकुनान जो हैं वो भी इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। सीनियर रहनुमा जो हैं वो भी नैब पहुँच गए हैं, लेकिन अदालत दाखिले में उन्हें रोक दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, जो खाना रेफरेंस में वीडियो लिंक के जरिए जो है उन्होंने कहा था कि हाजिरी होगी एहतसाब अदालत से, उन्होंने रुजू किया, लेकिन ये माना नहीं किया। बिल्कुल, अब ये तमाम मामला ही देखते हैं आज जब पेशी होगी तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है और तमाम सूरत हाल हम देखते हैं कि किस तरह से तमाम मामला जा रहा है। आज जब पेश होंगे तब देखेंगे। लेकिन एक और अहम बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई इस वीकेंड में सिमल, और ये बड़ी अच्छी चीज़ देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर अगर वो मईशत के हिसाब से देखा जाए, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो कराची है। कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम पार्टीज ऐसा लगा है कि कई सालों में पहली बार एक हुई है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम मिलकर इस मामले को हल करेंगे। और ये वही बात है जो बार बार तमाम एनालिस्ट, तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा जा रहा था कि अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख दें, खुदारा कराची के मसाइल को हल करें, और वो हो गया। अब ना सिर्फ एनालिस्ट बल्कि जितने मुल्की मुफाद में बात करते हैं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी था। एंड फाइनली ये बात समझ आ गई तमाम सियासी जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और तहरीक इंसाफ भी शामिल है। आपको बताएं कि कराची की बहाली, मौशी तरक्की और मसाइल के हल के लिए ये तीनों पार्टीज जो हैं वो एक साथ बैठी हैं। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर, जबकि PTI की तरफ से वफाकी वजीर अली जैदी और असद उमर शामिल थे। और ये डिसाइड किया गया कि कराची के मसाइल को कैसे हल किया जाए। इसी मीटिंग में उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो नालों की सफाई की है FW ने और NDMA ने जिस तरह से इकदाम उठाए हैं, ये काबिल तहसीन है, लेकिन ये हमारा काम है। अब आइंदा हमें भी इसको आगे लेकर चलना है। अब वो चाहे ट्रैफिक के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, वो के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, वो बारिश में अर्बन फ्लडिंग के मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इन तीनों पार्टियों को साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाइल भी ऐसे हैं और तरक्याती मंसूबे हैं, सेवरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर सफाई का जिक्र हो रहा है कि सफाई जो है वो भी बड़ी बेहतरीन अंदाज से की। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए भी अगर आपको NDMA या फिर FW को बुलाना ना पड़े, इसके लिए ये हल तलाश किया गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठें और अगर विफाक से कुछ हेल्प चाहिए तो विफाक की तरफ से भी हो जाए, अगर सूबाई हुकूमत को हेल्प चाह रही है वो हो जाए, और इसके साथ साथ जो आपकी ज़राई इंतज़ामिया है वो वहाँ पर मौजूद हो। इसलिए जो MQM है उसका भी बहुत अहम रोल है, उसको भी एक पेज पर आना चाहिए ताकि मामला मज़ीद
मजीद हल हो सके। बिल्कुल सही। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर हैं इम्तियाज शेख साहब, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, आप तीनों सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी जिससे ताल्लुक आपका है, PTI, MQM और ये इत्तेहाद, कराची की तामीर और तरक्की में किस हद तक कामयाब रहेगा और ये कब तक चलेगा? सर, ये PPP, PTI और MQM का इत्तेहाद कराची की तामीरी तरक्की में किस हद तक कामयाब रहेगा और ये इत्तेहाद कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक कमेटी बनी है जो कि तीनों पार्टियां जो कि उसमें हैं कराची के हवाले से, जो कि असेंबली में मौजूद हैं, और PTI, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये कमेटी वज़ीर आला सिंध की सरबराही में ये बनी है कमेटी, और इसमें मुख्तलिफ़ इशूज़ डिस्कस होंगे। और कराची के हवाले से जो पानी का मसला या सीवरेज का मसला या ड्रेनेज का मसला या इस तरह के और मसाइल हैं उस हवाले से होगी। और इसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट के वज़रा भी शामिल हैं, जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट से जो कॉपरेशन चाहिए होगी उनसे बात की जाएगी। एक अच्छी एक सोच है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से ही ये कह रही थी कि मिलके काम करें। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शुरू में ऑफ़र की थी। इवन ये कोरोना का जब शुरू हुआ था सिलसिला, तो उस सिलसिले में भी अपील की थी कि आप आएँ, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आगे नंबर 1 रोल अदा करें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन हमारी जितनी भी कोशिशें थी उस पर आज तक PTI ने कभी भी मुस्बत जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उस पर तनकीदें की गई और मतलब उसकी मुखालफतें की गई। इवन कोरोना में जो वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन और लीड रोल अदा किया पाकिस्तान में, जिसकी बाकी सूबों ने भी मतलब जिसको फॉलो किया, उस पर भी मतलब वफाकी वज़रा को भेजा गया और इस तरह का माहौल बनाया गया कि जिस तरह के वहाँ काम में रुकावटें हों। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान की पार्टी है। तो हमारे चेयरमैन की विजन और हिदायत के मुताबिक हम बड़े खुले दिल के साथ सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। और ये हम उम्मीद रखते हैं कि इस दफ़ा PTI जो है वो मुस्बत रोल अदा करेगी, और MQM से भी हमें यही उम्मीद है। लेकिन MQM और हम तो इत्तेहादी रहे हैं बहुत से टाइमों में, हुकूमतों में जब भी पिछली सिंध में रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि PTI भी अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगी, और बजाय ये कि कोई हमें सपोर्टिव रोल अदा करे, नेगेटिव रोल अदा नहीं करेगी। और हमें उम्मीद है उससे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला, जो कि बहुत ही अपना एक मेहनत के साथ एक प्लान लेके साथ चल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक, तो उसके तजुर्बे से, उसकी विजन से, सोच से बाकी कमेटी के लोग भी फ़ायदा उठाएंगे, और सिंध के लोगों को और ख़ास तौर पे कराची के लोगों को इससे इंशाल्लाह उनके मसाइल हल करने में बहुत मदद मिलेगी, और जल्द ही कामयाबी भी की उम्मीद भी हम रखते हैं। इम्तियाज शेख साहब, आपने वजह फरमाया कि मदद मिलेगी मसाइल के लिए, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इत्तेहाद हो चुका है। तो अब बताइएगा, इत्तेहाद अब चूँकि हो चुका, तो जो कूड़ा करकट की सफाई है, फिर नालों की सफाई है, सीवरेज की सफाई है, ये कब से शुरू होने जा रही है कराची? देखिए जी, काम तो उस पर चल ही रहा है, मतलब काम कभी बंद नहीं होता, काम चलता रहता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ गैर मामूली बारिशें भी हो गई, उस वजह से भी सूरत हाल ख़राब हो गई। कोविड की वजह से भी सूरत हाल थी, और कुछ बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। और ये कमेटी बनी इसलिए है कि आपस में सलाह मशवरा करेगी, मुशावरत करेगी, और कहाँ क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ ये काम शुरू करने की बात नहीं है। यहाँ इंक्रोचमेंट है, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि मतलब बीच में आ जाते हैं जहाँ उनको मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कमेटी के तवस्सुत से हमें उम्मीद है कि हम वो उन चीज़ों को, रुकावटों को भी दूर करेंगे, और काम तो चल रहा है, उसको और तेज़ी के साथ करेंगे। NDA में इसमें शामिल है। NDA में हमेशा पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट से के लिए जब भी आते हैं, डिज़ास्टर होता है कहीं मुल्क में किसी हिस्से में भी, तो वो वहाँ मतलब पहुँचते हैं और वहाँ लोगों की मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ भी मतलब वो आए हैं, तो हमें मतलब खुशी है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा यहाँ आया और काम किया। लेकिन फंडिंग की जहाँ तक बात है, पहले भी कई दफ़ा प्रॉमिसेस किए गए हैं, लेकिन PTI के तरफ से पूरे नहीं किए गए। तो हमें वो भी उम्मीद है कि मतलब ये सब लोग होंगे तो वो जो वादे करके गए हैं 162 अरब रुपए के, और बाकी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में
जिस तरह K4 है, ट्रांसपोर्ट है, बसेस वगैरह का था, तो वो भी पूरे करने में हमें मदद मिलेगी। और हम मतलब खुले दिल के साथ जो ये कमेटी वज़ीर आला की सिंध की सरबराही में है, तो हम खुले दिल के साथ इस पे काम करेंगे और लोगों के मसाइल हल करने की जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि कोई रिजल्ट सामने आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा इम्तियाज शेख साहब, सिंध में कराची का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा ओनरशिप है कि कोई भी जमात ओनरशिप उस तरह से नहीं ले पाती। अब MQM की अगर हुकूमत है या मेजॉरिटी MQM से ताल्लुक़ रखते हैं अरकान, उनका भी सबसे बड़ा मसला इख्तियारात का है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए जी, MQM तो हमारा इत्तेहादी रही है और बहुत चीज़ों में मतलब हम साथ भी रहे हैं, इख्तलाफात भी रहते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, जब साथ तब उनका आपस में कोलिशन होती है तो हर किसी का अपना प्रोग्राम होता है, लेकिन मिनिमम पॉसिबल कोशिश की जाती है किसी पॉइंट पे साथ रहकर काम करें, और वो कामयाब तजुर्बा भी रहे हैं हमारे, और हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि वो चीज़ें होंगी। लेकिन मेयर कराची जो है इख्तियारात की बात करते रहते हैं, इख्तियारात तो उनसे कोई नहीं लिए गए, लेकिन बहरहाल इस बात की ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स लाए जाएँ और लोकल गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स पूरे सूबे में लाए जाएं और बेहतरी की जाए इसमें, और जो भी शिकायतें इस निज़ाम के तहत आई हैं सामने, उनको कंसिडर किया जाए, देखा जाए और मतलब उसका हल निकाला जाए। हम इसमें ज़ाती तौर पे भी और हमारी पार्टी की तरफ से भी मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी सोच ये है कि अमेंडमेंट्स लाई जाएँ अगर कोई बेहतरी की ज़रूरत पड़ती है तो, और रिफॉर्म्स हर फील्ड में ज़रूरत होती है, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट में भी ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जब सब मिल के बैठेंगे और नेक नियति के साथ बैठेंगे, हम उम्मीद उनसे यही करते हैं कि नेक नियति के साथ बैठें, क्योंकि पिछला तजुर्बे कुछ अच्छे नहीं हैं और चलती हुई और कामयाब चीज़ों को भी ख़राब करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो होती नहीं है। तो लेकिन अभी हम नेक नियति के साथ बैठें, खुले दिल के साथ बैठें, हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि बाकी जमातें भी जो इसमें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो काम बेहतर करेंगी और नेक नियति के साथ करेंगी, तो आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और चीज़ों को हल होना शुरू हो जाएंगी। कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बेहतरी की तरफ ये पहले कदम होगा। बिल्कुल ठीक है, बेहतरी की तरफ सबको मिलना होगा। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, मेयर कराची वसीम अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुमनामी की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी और घर बेचने के लिए रख दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? अगर मेयर कराची वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसकी वजह क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, मैं इस तरह इस बात पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली जो टर्म है लोकल बॉडीज़ का वो अगस्त के एंड में ख़त्म हो रहा है। उस हवाले से जितने भी यहाँ लोकल बॉडीज़ के इदारे हैं वो उनका अपना टर्म पूरा होने के बाद वो चीज़ें मतलब उनके ओहदों से वो फारिग हो जाएंगे और फिर दूसरे सिस्टम जो आर्जी तौर पे होगा इलेक्शन से पहले वो काम लेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अपनी पार्टी के फोरम्स पे भी कहूँगा कि इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसमें जो 4 साल में हमने ये निज़ाम देखा, जो उसमें खामियां, उसमें कमियां हैं, वो मतलब कमी है जो भी चीज़ों की, उसको दूर किया जाए, खामियों को दूर किया जाए और एम्पावर किया जाए मज़ीद, ताकि लोगों के मसाइल ग्राउंड मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब, आपने बताया तमाम सूरत हाल, और ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए सब पार्टीज एक पेज पर आ जाए। बिल्कुल। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको अपडेट देते चलें कि इस्लामाबाद जरदारी हाउस से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रवाना हो चुके हैं। एहतसाब अदालत में आज उनकी पेशी है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन भी बड़ी तादाद में अदालत के बाहर मौजूद हैं। ताहम सिर्फ एहतसाब अदालत के मुलाजिमीन को ही दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन कारकुनों को अदालत आने से रोका गया है, और ये कहा जा रहा है कि SOP को फॉलो किया जाए और कोई कारकुन वहाँ पर ना पहुँचे। तो यही उम्मीद है कि इस वक्त वहाँ पर कोई सूरत हाल ऐसी नहीं देखने में आएगी जो चंद दिन पहले नून लीग की जब पेशी थी तब ये देखने में आई थी, मरीम नवाज जब पेश हुई। उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे कुछ मामला नहीं देखने में आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक अहम खबर की बात करेंगे जो हमें 14 अगस्त को वज़ीर आज़म की तरफ से सुनाई गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यौम आज़ादी के मौका पर कौम को एक खुशखबरी सुनाई, और वो खुशखबरी ये थी कि IPP से तवील मुज़ाकरात के बाद हमारा मुआहदा हो गया जिससे बिजली सस्ती हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब इक़्तिदार मिला तो 2 बोझ थे, एक माजी की हुकूमतों का कर्ज और दूसरा बोझ पावर सेक्टर का था। बिजली महंगी बन रही है, इसलिए हमारी सनत दीगर ममालिक का मुकाबला
गुजर नहीं कर सकती। अब महंगी बिजली को सस्ती कैसे करना है, ये खुशखबरी सुना दी वज़ीर आज़म। बिल्कुल, अब तरीकाकार भी तय किया गया है, मुआहदा हो चुका है। बिजली महंगी बन रही थी जिसकी वजह से बिजली महंगी देना पड़ रही थी। ऑब्वियसली जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसके बाद फिर वापस बिजली भी महंगी देनी पड़ती है। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो थे उनसे मुज़ाकरात काफ़ी दिनों से चल रहे थे और उनके साथ नए मुआहदे अब किए जाएंगे जिससे बिजली सस्ती हो जाएगी। ये मुआहदे बिजली की पैदावारी लागत और गर्दिशी कर्जा कम करने में मदद देंगे जिससे ऑब्वियसली आवाम को भी बाद में फ़ायदा हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि पावर सेक्टर में विरासत से पहले नुकसानदेह ढांचे को ठीक कर रहे हैं और हम बिजली महंगी खरीद रहे थे और अब कम बेच रहे हैं, लिहाजा IPP से तवील मुज़ाकरात के बाद मुआहदा हो जाएगा। बिल्कुल, बिजली की पैदावारी कीमत कम होना शुरू हो जाएगी जिससे सनत और आवाम को फायदा होगा। आप सोचिए कि इस गर्मियों में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि बिजली का बिल कितना है, यूनिट पे यूनिट बढ़ता जा रहा है। बिजली सस्ती होगी तो डेफिनेटली आम सारिफ को इससे फायदा होगा। बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस कम करने के लिए भी जामिया प्लान बनाया जा रहा है क्योंकि मोस्टली लाइन लॉसेस का जो खसारा है वो सारिफीन से पूरा किया जाता है। इन इकदाम से इंशाल्लाह बिजली की कीमत कम हो जाएगी। IPP से मुआहदे पाकिस्तान की तारीख में कब हुए, थोड़ा इस पर नजर डाल लेते हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स IPP की पहली पॉलिसी का ऐलान 1994 में, जी हाँ 1994 में बेनज़ीर दौरे हुकूमत में किया गया था और इन दिनों के जो CEO थे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहा था, जबकि वफाकी से फारूकी और वर्ल्ड बैंक के पावर कंसल्टेंट शाहिद हसन हमारे साथ इस पॉलिसी पर काम कर रहे थे। बिल्कुल, अब ये तमाम मामला है जिस पर अब दोबारा से रिव्यू हुआ है। इस मनसूबे पर मजमूई तौर पर 17 IPPs ने 51 अरब 80 करोड़ अरब रुपए की सरमायाकारी की थी, जो अब तक 415 अरब रुपए मुनाफा यानी कि 415 अरब रुपए कमा चुके हैं ये IPPs और इसके साथ साथ 310 अरब रुपए का डिविडेंड जो है वो भी हासिल किया। तो ये भी एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉफिट ही होता है। 2002 में असल पावर पॉलिसी को तब्दील करके IPPs को मजीद इजाफी मराद भी दी गई, ऑब्वियसली अब उससे भी फायदा उन्हीं को पहुंचा। फिर पॉलिसी के तहत टैरिफ के नर्ख रुपए की बजाय फिर डॉलर में करने से IPPs का तयशुदा मुनाफा भी IR 17% की बजाय फिर 27% तक पहुंच गया था और इस रुपए की डिवैल्यूएशन भी हुई डेफिनेटली और बिजली महंगी से महंगी होती गई। इसके अलावा बिजली ना लेने की सूरत में भी IPPs को 60% कैपेसिटी सरचार्ज की अदायगी और फ्यूल कीमत में अरबों रुपए इजाफी दिए गए जिनसे इन कंपनियों का मुनाफा 50 से 70% तक पहुंच गया और फिर सर्कुलर डेट बढ़ते बढ़ते 1400 अरब पर पहुंच गया, जबकि IPPs की इजाफी अदायगियों की वजह से नेपरा को बिजली के नर्ख बार बार बढ़ाने पड़े और इस तरह हमारी सनत को दी जाने वाली बिजली खत्ते में सबसे महंगी तरीन हो गई और हमारी पैदावारी लागत में तेजी से इजाफा हुआ और फिर हम आलमी मंडी में गैर मुकाबलाती तौर पर पीछे चले गए और गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गैर मुकाबलाती होने की वजह से बढ़ने के बजाय मुसलसल कम होती रही। बिल्कुल, इसके साथ साथ अब ये जो सिचुएशन है इसको रिव्यू किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली की सरबराही में 7 अगस्त 2019 को एक कमेटी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट में IPPs की 2002 की जो पावर पॉलिसी थी यानी कि 2002 में दोबारा पावर पॉलिसी जो रिव्यू की गई उसके तहत बेज़ाब्तगियों और 50 से 70% सालाना गैर मामूली मुनाफा कमाने का इंकशाफ किया, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हुकूमत ने इन IPPs को 900 अरब रुपए कैपेसिटी सरचार्ज की अदायगी की, जबकि बिजली के नेक रुपए की बजाय डॉलर में अदा करने से हुकूमत को 4700 अरब रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, और ये नुकसान साल हर साल बढ़ता चला गया और उसका बोझ ना सिर्फ हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी बल्कि अवाम भी बर्दाश्त कर रही थी। अब ये जो खुशखबरी सुनाई गई है, लेट्स कम बैक ऑन दैट, और ये एक बड़ी खबर है। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात तय हो गए हैं और उसके बाद अब जो है वो बिजली सस्ती मिलेगी। इस पर हम बात करेंगे। तज्ज़िया निगार शकील रामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी शकील रामी साहब, ये जो खुशखबरी सुनाई है वज़ीर आज़म ने, अब जरा एलेबोरेट कीजिएगा इस पर कि आवाम कितना खुश हो जाए इस पर। वाकई में बिजली क्लियरली कम होगी उसकी प्राइसेस या यही कोई पैसों में फर्क पड़ेगा? ये पहली बात तो ये है कि इसमें करेक्शन की जरूरत है। ये एग्रीमेंट नहीं है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, मुज़ाकरात हैं जी। अभी जो होगा इसका एग्रीमेंट है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस देखिए, IPPs ने एक बात की थी, पहले हमारे जो के पैसे हमें पे किए जाए, उसके बाद हम इस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। तो एक चीज तो ये है,
दूसरी बात ये है कि जब वो पे बैक का एग्रीमेंट बनेगा और उसके मुताबिक टर्म एंड कंडीशन डिफाइन होंगी, उसके बाद जाके फिर हमें पता चलेगा कि ये जो रियल टाइम हमें फायदा हो रहा है अवाम को होगा, जब प्राइसेस में होगा उस वक्त हमें पता चलेगा। कुछ इसमें जो अच्छी चीजें हैं कि वो एक तो ये है कि कैपेसिटी चार्जेस कि जो पहले हम कहते थे कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के मुताबिक हम पैसे देंगे, आज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मगर मसला इसके आपको मिसाल दूं तो 2019 और 20 में कुछ आईपीपीज ने एक बिल किया है जिसकी टोटल जो वैल्यू है वो 79 बिलियन है। उसमें से जो 71% यानी कि 58 बिलियन जो था वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में था। जी जी। अब इमेजिन करें कि जनरेशन नहीं है, कैपेसिटी की मद में है, तो इस तरह की चीजें इसमें नेगेटिव होंगी। एक चीज दूसरा जो है कि एक चीज होगी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो कास्ट में पहले गवर्नमेंट का हिस्सा होता था वो नहीं होगा, एफिशिएंसी लॉसेस में नहीं होगा। मगर इसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो हमारा आईपीपी का सेक्टर है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। ठीक है। अब देखना कि जो हमारी अभी यानी कि जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 33,000 मेगावाट है, इसमें आईपीपी का कितना शेयर है। अब जो हमारी यानी कि पीक की जो कि डिमांड होती है वो 20 कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 मेगावाट होती है। बिल्कुल ठीक है शकील साहब, आपकी बात ठीक है कि ये ऑब्वियसली ये भी हमें रिव्यू करना चाहिए सारा कुछ। अभी ऑब्वियसली मुआहदा हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एमओयू तो साइन हो रहा है। ये बताएं कि जो डॉलर के हवाले से बात की जा रही है कि डॉलर रेट एक सेट कर दिया जाएगा, इससे आपको क्या लगता है कि 148 जो डॉलर रेट सेट हो रहा है इससे अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए फायदा है या फिर दोबारा से 5 साल बाद पता लगे नुकसान हो गया इस चीज़ की वजह से भी? देखिए ये अब कैलकुलेशन जो गवर्नमेंट ने की होंगी तो उसका तो साहब अब इस चीज को अभी डिग आउट करना पड़ेगा। पर इससे एक चीज नजर आ रही है कि डॉलर का रेट कम नहीं होगा। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक डॉलर का रेट अब कम नहीं होगा, कम से कम 148 से नीचे नहीं आने वाला, जो कि हमें ये पहले बताया जा रहा था कि शायद हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से नीचे आएगा। एक चीज दूसरा हमें एग्रीमेंट में ये देखना पड़ेगा ये कितने साल के लिए इसको फिक्स कर रहे हैं, आइदर के ये इसको हमेशा के लिए फिक्स कर रहे हैं या इसको ईयरली बेसिस पे फिक्स कर रहे हैं या 5 ईयर बेसिस पे फिक्स कर रहे हैं। इसमें दो चीज नजर आएंगी, एक तो यह कि डॉलर सिर्फ जो रेट अभी बात कर रहे हैं कि ये जो कि एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर है उसके लिए है, जो इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको पाकिस्तान में जितनी भी चीजें आप करेंगे ये कि पाक और रुपीस के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, तो ये बात है। मगर फंडामेंटली वही बात देखनी पड़ेगी कि ये एक कितने सालों के लिए इसको करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब किन टर्म एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट होता है, हमें एग्रीमेंट का भी अच्छा ये बड़ा जरूरी है। अब मुझे जरा ये भी कहिएगा शकील रामी साहब कि आपने कहा कि ये मुआहदे को देखना होगा कि किस तरह से वो तय करते हैं। अब जब मुआहदा तय पा जाता है उसके कितने टाइम के बाद इसके समरात आवाम को मिलना शुरू होंगे? लेकिन जो अभी जो बात हो रही थी ये कह रहे थे कि इसको जो नया जो पावर परचेज एग्रीमेंट बनेगा या अरेंजमेंट्स आएंगे उसको 1 साल से 2 साल का अर्सा लगेगा, तो यानी कि उसके लिए भी टाइम लगेगा। क्योंकि जारी बात है ये इस तरह तो नहीं है ना कि ये गन्ने का जूस थोड़े एक तरह से गन्ना डाला दूसरे से हमने जूस ले लिया, ये पूरा प्रोसेस है कि जिसमें आपने उनके कंसर्न भी देखने हैं। मतलब ये एक जो चीज आ रही है एफिशिएंसी की जो बात करते हैं, पहली जो लेयर होगी उसमें 0.5% पे कितना परसेंट है, इस तरह दूसरी 5 लेयर पे कितना होगा, तीसरी लेयर पे कितना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील रामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे कि ओवरनाइट तो ये समरात नहीं मिलेंगे, इट्स गोना टेक सम टाइम, लेकिन अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ मिलेगा इस मुआहदे के बाद, ये तय पा गया है एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज़। और ये भी सवाल होना चाहिए कि ये मुआहदा आखिर इतनी लेट क्यों रिव्यू हुआ, इसको पहले ही कर लेते तो शायद आवाम को पहले अब तक रिलीफ मिल चुकी होती है। एनीवेज एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताया था जैसे कि आगाज़ में प्रोग्राम के तोशा खान रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ रिज़वारी एहतसाब अदालत आज पेश होंगे, तो वो जो है अदालत पहुंच चुके हैं और इस मौके पर पुलिस ने फरतुल्लाह बाबर, फ़ारूक इस्नाइक, लतीफ़ खोसा को अदालत जाने से रोक दिया है। आपके इसके साथ साथ ये भी अपडेट करते चलेंगे, सेनेटर रहमान मलिक और MNA नफीसा शाह को भी एहतसाब अदालत जाने से रोक दिया गया है। सिर्फ एहतसाब अदालत के मुलाजिमीन को जाने की इजाज़त होगी, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि कारकुनों की एक बड़ी तादाद तो पहुँचना शुरू हो गई है, अरकान असम्बली जो पीपल्स पार्टी के हैं वो भी, लेकिन पुलिस की जानिब से ना उन्हें दाखिल होने दिया जा रहा है ना ही मौका पर पहुँचने दिया जा रहा है। अब दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी एहतसाब अदालत के करीब हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इससे कबल उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि
वीडियो के जरिए जो है वो उनकी हाजिरी को मान लिया जाए, लेकिन वो दरख्वास्त नहीं मानी गई और उन्हें इन पर्सन हाजिर होने के लिए कहा गया और आज वो एहतसाब अदालत जा भी रही है। तो इंतजामात कैसे हैं वहाँ पर, कौन कौन जा सका है, किसको इजाज़त मिली है, कारकुनान वहाँ पर हैं या नहीं हैं? उस्मान खान से हम जानते हैं। उस्मान बताएगा इस पर क्या सिचुएशन है, आसिफ अली जरदारी कब पहुँचेंगे या पहुँच चुके हैं और कौन कौन के साथ है? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तोशाखाना रेफरेंस में ये पेशी का मामला है। एहतसाब अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सेनेटर रहमान मलिक और फरहतुल्लाह बाबर जो है वो एहतसाब अदालत के कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की दीगर जो सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त भी एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। आज एहतसाब अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई इंतजाम किए गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती सिक्योरिटी को भी एहतसाब अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई है। पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी इस बात से आगाह कर दिया कि कोरोना वायरस के बायस दी जाएगी। जी उस्मान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कीजिएगा ताकि अगर सिग्नल्स का कोई इशू आ रहा है हाँ तो वो क्लियर आउट हो सके। अलबत्ता अभी उस्मान ने जो बताया कि रहमान मलिक को अब जाने की इजाजत दे दी गई है, सेनेटर रहमान मलिक कमरा अदालत तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से जो मना किया जा रहा है वो ये वजाहत भी दे रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं चाहते कि SOPC की खिलाफ वर्जी हो और कारकुन जब बड़ी तादाद में आ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर मुमकिन नहीं होता कि SOPs को फॉलो किया। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा मैच्योर जेस्चर है पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से कि कई ऐसी मामला नहीं देखने में आए कि कारकुनान को बुला लिया गया हो और कारकुनान की बड़ी तादाद हो, फिर वहाँ पर क्या होता है कि पथराव हो जाता है, शेलिंग होती है। इंतजामात थे इंतजामी की तरफ से कि अगर ऐसे देखने में आया तो हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी मैच्योर रिस्पॉन्स है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया और एक सिंपल पेशी है, आप पेश हों और उसके बाद वापस आ जाएं ताकि मामला जो है मजीद बिगड़े ना। बिल्कुल, और ये आपको एक बार फिर बताते चलें कि तोशा खान रेफरेंस है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे। और इससे कबल आपको बताते चलें कि पुलिस की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम तो मुमकिन बना लिए गए थे, लेकिन साथ ही साथ कारकुनों को भी दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही, जबकि अरकान असम्बली और जितने सीनियर रहनुमा हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से आपको एहतसाब अदालत आने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गैलानी ने भी आज पेश होना है और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी पेश होना है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जो लीडरान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जैसे ही ये पेशी मुकम्मल होगी तो बड़ी एमिकेबली और अच्छे तरीके से ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान की सियासत में अक्सर ऐसे देखने में आता है कि जब अदालतों में करते हैं तो वहाँ पर मामला तो बिगड़ जाते हैं, जो कि ये मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी है। इसके अलावा आइंदा भी जब ऐसी पेशियाँ हों तो इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इन पेशियों को पावर शो नहीं बनाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक लीजिएगा, हेडलाइंस जानेगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त और वहाँ पर इंतजाम भी आप देख सकते हैं खासे अच्छे किए गए हैं। कुछ देर में एहतसाब अदालत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंच जाएंगे। आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी उन्हें लेने के लिए एहतसाब अदालत से रवाना भी हो गई और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो एहतसाब अदालत में मौजूद। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल सीमल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो कानूनी टीम है फारूक एशनैक की जानिब से आज अदालत ने दरख्वास्त दी है कि उन्हें वीडियो लिंक पर ले, तो अदालत ने साबिक सदर को अपनी जाती हैसियत से तलब कर लिया और उनका कहना है कि वो आज अदालत पेश हो, जिसके बाद साबिक सदर की जो अपनी टीम है वो उन्हें लेने वहाँ पहुँच चुकी है। जबकि हमारे जराये के मुताबिक साबिक सदर जरदारी हाउस इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो एहतसाब अदालत पहुँचेंगे, जबकि उनकी आमद से कबल इस एहतसाब अदालत के हदूद में और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाटर कैनन जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है और पीपल्स पार्टी को जो सीनियर लीडरशिप है वो भी अदालत के बाहर मौजूद है। इस वक्त कमरा अदालत की अगर हम बात करें तो कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, साबिक सदर की कानूनी टीम और सेनेटर रहमान मलिक, फरहतुल्लाह बाबर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर अदालत में है, जबकि पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान असम्बली नफीसा शाह, डॉक्टर महरीन रज़ा भुट्टो, नियर बुखारी, कमरुज़्ज़मान कायरा,
और दीगर जो अरकान है वो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। एहतसाब अदालत इंतजामिया की जानिब से जो है उनको अदालत में और अदालत की हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ नैब रावलपिंडी ने जो है कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को एक मरासला भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत पेश होंगे तो सिक्योरिटी खदशात है, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए। तो उस खत के बाद जो है वो एहतसाब अदालत की हदूद में इजाफी नफरी तैनात है, जबकि एहतसाब अदालत आने वाले रास्तों को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को जो है वो श्रीनगर हाईवे से ठीक है उस्मान, तो मुझे उस्मान आप जिस तरह से बता रहे हैं ओब्वियसली इंतजाम भी बेहतर किए गए हैं और आपने ये भी बताया कि इस वक्त वहाँ पर पार्टी लीडरान मौजूद हैं, तो कारकुनान की तादाद इस तरह से तो नहीं आ रही, कोई तैयारी आपको कोई मसला मसाइल नज़र आ रहा हो जो कि एक्सपेक्टेड होता है अक्सर ऐसे मामला में? अबू जर बिल्कुल कारकुनान की तादाद जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है, मगर गुज़िश्ता रोज ही पीपल्स पार्टी का एक मुशावरती इजलास गुज़िश्ता रात साबिक सदर और बिलावल भुट्टो की सदारत में हुआ, तो उसमें फैसला किया गया था कि कारकुनान को एहतसाब अदालत आने से रोका गया है। उन्हें ये कहा गया था कि वो अदालत ना पहुंचे, अलबत्ता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनको एहतसाब अदालत पहुंचने की हिदायत की थी। तो उस फैसले के मद्देनजर रखते हुए जो है वो कारकुनान की तादाद तो कम है, मगर लीडरशिप की बड़ी तादाद जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। सेनेटर शीरी रहमान और दीगर जो सीनियर लीडरशिप है वो भी एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है, क्योंकि अदालत अमले की जानिब से उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि उनकी जमात के साथ मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान ज्यादती कर रही है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आई वुड से अबूजर की पॉलिटिकल का मुजाहरा किया है पीपल्स पार्टी ने, अगर कारकुनों को मना किया है कि वो एहतसाब अदालत में ना पहुंचे, लेकिन पार्टी के जो मरकजी क़यादत है, जो सीनियर रहनुमा है, वो जरूर पहुंच रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनको भी अदालत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक। इसके साथ एक और चीज़, हमें अभी आपको अदालत के बाहर ही ले चलते हैं जहाँ पर इस वक्त शेर रहमान साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू करी मीडिया से। सवाल नहीं करेंगे, से बात कर रही थी और उन्होंने जाहिर है एक तो अपना मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का सामने रखा, लेकिन साथ ही साथ शिकायत करती भी नजर आ रही है मरकजी क़यादत के उन्हें अदालत में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और हुकूमत जो है वो उनसे इम्तियाजी सलूक बरत रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से हर शख्स का एक तरीकाकार होता है इजहार करने का, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि सिमल जो सोशल मीडिया पर टिकटॉक जो एप्लीकेशन है वो खासी फेमस हो चुकी है। उस पर बड़े बड़े ज़बरदस्त अंदाज से लोग जो है ना आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हों या फिर कोई एक्टिविस्ट भी हो सकता है। टिकटॉक का जुनून जो है वो अब पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना जोन में दाखिल होता जा रहा है और बहुत से लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस या पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं वो इसके जरिए जाहिर करते हैं और लाइटर अंदाज में करते हैं। तो आपको जरा कुछ झलकियां दिखाते हैं स्टाइल तो में आ चुके हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि गिरफ्तारी के दौरान, गिरफ्तारी के बाद और अब चूंकि वो इस वक्त आज़ाद हो चुके हैं, आज़ाद खुदाओं में घूम रहे हैं, उसी स्टाइल से वो अभी जारी है काम, बातें भी कर रहे हैं। टिकटॉक मेरा ख्याल और मजीद इम्प्रोवाइज हो जाएंगे। बिल्कुल, और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊं कि गिरफ्तारी से छूटने के बाद जो इन्होंने शुक्रिया का मैसेज किया, एक वीडियो बनाई और शुक्रिया का मैसेज जब सोशल मीडिया पर डाला तो वो मैसेज इनकी कायद मरियम नवाज ने रीशेयर भी किया। साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साउद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पर, शुक्र है। अच्छा साउद, ये कहिएगा कि आप टिकटॉक तो पहले से ही बहुत बनाते थे और बड़ा लाइटर नोट पे अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन और जो गवर्नमेंट पार्टी है उसकी मुखालिफत में ये टिकटॉक्स बनाते थे, लेकिन जब से ये नैब इंसिडेंट हुआ है तब से आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिल गई, या ख़ास तौर पर पार्टी में, मतलब मरियम नवाज आपकी वीडियो को रीशेयर करके आपको दुआएं भी दे रही हैं और आपकी रिहाई के लिए बड़ी कोशिश की मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने? जी बिल्कुल, फेम तो पहले भी था, लेकिन जो फेम मैं चाह रहा था ना कि पार्टी मुझे जाने, पार्टी से मुराद ज़्यादा लोग नहीं, बस मैं अपने कायदीन तक जो है ना मेरी पहचान हो कि वो मुझे जानते हो कि कोई बंदा है पाकिस्तान की किसी जो है ना कॉर्नर पे हमें सपोर्ट करता है। तो मेरी इतनी कोशिश थी बस मेरे कायदीन मुझे जाने, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना कोई ओहदा, ना कोई ऐसी कोई चीज़, बस मुझे मेरे कायदीन से मोहब्बत नहीं, इश्क है, तो बस उसी इश्क में लगे थे, बस अल्लाह ताला ने कामयाबी ख्वाहिश होती है कि वो पार्टी लीडरशिप तक उनकी रसाई हो, या फिर वो जान सकें कि उनसे कितनी मोहब्बत करने वाले हैं इस मुल्क में। आप बताएं, अब बात अगर कुछ करें टिकटॉक्स की, आपकी बड़े ज़बरदस्त आपके आइडियाज़ होते हैं, फिर आपका एक मखसूस अंदाज भी है जिससे आप इस तरह से आते हैं सामने, तो बताएं कि कैसे आइडियाज़ कैसे आते हैं आपको? इख्तलाफ लोग कर सकते हैं आपके आइडिया से, लेकिन आपके अंदाज पे हंसी खुद ब खुद आ जाती है।
वो बस ये कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, बस वो रात को सोते भी है ना तो आइडियाज़ ही आते कि सुबह क्या नई वीडियो बनानी है, क्या बातें करनी है, क्या करना है। क्योंकि जिस तरह का कंप्यूटर दौर चल रहा है ना, तो उसमें तो काफ़ी लोग PMLN के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा एक अपना अंदाज़ है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो बस कोशिश करता हूँ डिफरेंट चीज़ लेके आऊँ। और अच्छा, ये लाइन कैसे सोचते हो पाकिस्तान में? बट साहब, ये लाइन कैसे सोचते हैं आप? ये जो एक फनी लाइंस होती हैं, अभी जैसे हम आपका एक टिकटॉक दिखा रहे थे, और फिर एक गाना जो बड़ा आप अपने अक्सर टिकटॉक्स में यूज करते हैं, कैसे ये आइडियाज आते हैं? ये बस आ जाते हैं, ये वो आमद होती है ना, कहते हैं कि ये अल्लाह ताला आपके दिमाग में डाल देता है, की आमद होती है, आमद आ जाती है। यकीन करें टिकटॉक्स की, और बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं। मसलन मैं वो पिक्चराइज नहीं मुझे सही तरह करने आते, लेकिन आइडियाज़ बहुत होते हैं मेरे पास। वो बस मेरे पास टीम नहीं है ना कुछ। आप देखे होंगे कि मैं अकेला ही होता हूँ अपनी वीडियोस में। अक्सर मोबाइल पकड़ के मैं कभी गुस्से में भी आ जाता हूँ, जब जिस तरह पेट्रोल महंगा कर देते हैं कभी, तो फिर मुझे गुस्से में भी क्लास लेनी पड़ती है इनकी। तो फिर उसके बाद फनी वे में मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि लोग मुस्कुराएं भी। फनी तो आपका है वाकई, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त लाइंस आप लेकर आते हैं सामने, और बड़े लोग उससे खुश भी हो रहे हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग बात है कि आप उस पर जो अपना एनालिसिस देते हैं, लेकिन इसके अलावा वो फनी भी होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो बताएं कि खास इंसिडेंट आपको याद होगा इस इंसिडेंट से पहले, अभी तो आप खासा नया वाला इंसिडेंट तो सभी को याद है, देखा भी है, उससे पहले कोई खास आपने कोई एक्टिविटी की हो जो कि बड़ी फेमस होगी हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा टिकटॉक को पसंद करने लगे? वीडियोस थी, मेरी वीडियोस ही वायरल हुई हैं। इससे पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, जो मैंने एक ना, ये पेट्रोल जब महंगा हुआ तो पेट्रोल के हवाले से मैंने जो है ना, ये टीवी पर आ गए थे बताने मास्क पहन कर कि पेट्रोल क्यों महंगा हुआ और पाकिस्तान में सस्ता और बाकी मुल्कों में अभी भी महंगा है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरे 1 मिनट की। वो कोई मसलन सोचा नहीं हुआ था मैंने क्या कहना, लेकिन जो पेट्रोल पंप्स पर लोगों का हाल था ना, उस पर बस मुझे गुस्सा आया और मैंने बनाया वो। तकरीबन 30 लाख लोगों ने देखी मेरी वीडियोस, ठीक है। उसके बाद ये मुझे पकड़े जाने की जो वजह है ना, मुझे ये पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी वो खान साहब पर, कि खान साहब अगर नक्शा बदलने से कश्मीर नहीं ना मिलता तो एक बार नशा देखें साउथ, बट ये बात जो है ना, इससे इख्तलाफ डेफिनेटली बनता है कि आप एक वज़ीर आज़म के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़, हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और जो वीडियो चला भी रहे हैं, इसमें आपको पुलिस वालों ने जब वैन में पकड़ कर लेकर जा रहे थे, फिर एकदम से मारना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब आपको एकदम से मारना शुरू कर दिया। क्या कोई गुजरते गुजरते आपने जुमला कह दिया था? क्यों पकड़ा आपको वहाँ पर? क्या कर रहे थे आप? मैं एक्चुअली, मेरी वो भी वीडियो वायरल हुई थी। मैं अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रहा था एक ढाबे पर बैठकर, तो तभी कोई SHO या DSP है, मुझे वो रैंक उनका नहीं याद, उन्होंने बोला है कि इसको उठा लो। अच्छा, ठीक है, ये टिकटॉकर है, ठीक है। तो मुझे वहाँ से उन्होंने एक इशारा किया, मैं कहा सर मैं आ जाता हूँ। मैं बड़े प्यार से उठाऊँ और उस साथ में बाकी लोगों को भी उठाया। जब मैं वो नैब वाला जो सड़क के करीब वो एक जंगला लगाया हुआ था उन्होंने, बैरियर जिसे हम बोलते हैं, वो क्रॉस किया, तो जब बाकी पुलिस वालों की हदूद आ जाती है ना, तो बीच एक लड़का बोलता है पंजाबी में कि ये बहुत टिकटॉक बनांदा वा, एदी सर्विस करो जरा, अगे तो ना बनावे। तो बेसिकली आपकी टिकटॉक से उसके बाद उन्हीं की वजह से आपको जो है ये सिस्टम भी आपके साथ हुआ, पंजाब पुलिस का जो आपके टिकटॉक से कहीं मैंने सुना है आप ये कह रहे थे कि मार नहीं थी, ये तो फूलों के हार थे। मतलब आपको मार जो है वो फूल लगे हैं, ऐसा भी आपने कहा है? जी 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 जी, आपको दोबारा ना पकड़ ले पुलिस? बोला वो मार नहीं थे, मैं पकड़ ले। अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मुझे लाजमी पकड़े, कोई मसला नहीं, हर एक को पकड़ना चाहिए जो जुर्म करता है। मैं जुर्म तो कोई नहीं कर रहा था, तो उन टिकटॉक बनाना अगर जुर्म है तो जितने यूजर हैं पाकिस्तान के सबको पकड़ लें। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं हक की बात करता हूँ इसलिए पकड़ते हैं मुझे, तो फिर तो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका अपना राइट है, बात करते हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आपके पास राइट होता है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने अदालत में पेश हुए हैं, उसके बाद आप जब गिरफ्तार हुए थे, आप उस वक्त भी बड़े एक्टिव थे सोशल मीडिया पर, आपकी टिकटॉक तब भी चल रही थी, ये कैसे पॉसिबल? आपको पुलिस वालों ने इतनी इजाज़त दे दी, लोग बनाते रहे, कोई मसला नहीं हुआ कि तब भी साथ आपको फूलों के हार पहनाए जा रहे होते? नहीं, वो पता क्या था एक्चुअली, मेरा अकाउंट जो था ना, वो मेरा मोबाइल तो उधर था पुलिस स्टेशन में, इवन कि अभी भी है उधर ही है। मैं एक एक्स्ट्रा बात करूंगा आपके चैनल के हवाले से कि
मुझे जो है ना अभी तक हम 58 लोगों के मोबाइल फोन जो है ना पुलिस स्टेशन में है, तो फिर ये जो पुलिस स्टेशन के अंदर की वीडियोस हैं पेशी के मौका पर और वैन के अंदर जो आपने वीडियो बनाई, ये किस तरह बनाई फिर आपने? ये वीडियोस लोगों ने बनाई थी, जो उधर लोग खड़े थे, कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने और फिर उन्होंने आपको बनाकर भेजी और आपने उसका टिकटॉक बना लिया। वो वीडियोस मेरा जो भांजा है ना उसके पास मेरा अकाउंट था, यानी कि वो मेरा अकाउंट उसने मेरे मोबाइल फोन पर बना हुआ था, मेरी सिम पर, वो सिम घर पर थी और वो सिम उसने एक्टिव करके उस पे अकाउंट बनाया और उसने कहा कि बस अभी ये मौका है, इसको कैश करा लें और फौरन से टिकटॉक पे तो एक्टिविटी नजर आनी चाहिए, चाहे आप मामू लगते हैं शायद उसके, चाहे मामू जेल में है अभी पकड़े हुए हैं, मैं टिकटॉक पे एक्टिव हो जाऊं। अच्छा, जाते जाते आपसे सवाल पूछूंगे, उसे जो भी हम जिक्र कर रहे थे, जो राना सनाउल्लाह भी कर रहे थे और उनके जो मुतल्लिका हल्के के एमपी हैं वो भी कर रहे थे, ये जो आपका स्टाइल है ये इसका क्या मतलब है, जो सिग्नेचर स्टाइल है? ये बस ये सिग्नेचर स्टाइल बनाया था मैंने इस हुकूमत के लिए ही कि अवाम का जो है ना, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, जिनको नहीं पता मेरे सिग्नेचर स्टाइल का, ये वाला सिग्नेचर स्टाइल है मेरा, हमने कर भी दिया। मतलब ये है कि जो हम जी मैंने कर दिया, तो वो बेसिकली मसला ये है ना कि इस हुकूमत जब से ये अवाम अपना माथा ही फोड़ रही है कि किसको वोट डाल दिया, किसकी तब्दीली ले आए, किसको हमने अपने सर पे मुसल्लत कर दिया, बस वो ये इशारे होते हैं, ये कोड वर्ड है, ये जब समझ आ जाएंगे आपके वाले से। चलें, क्लियरली आपकी सपोर्ट तो मुस्लिम लीग नून के साथ है ही, लेकिन आपके टिकटॉक जो हैं वो फनी भी होते हैं, तो लोग इख्तलाफ रखने के बावजूद इंजॉय भी करते हैं। सो ये लाइटर नोट जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जिस भी पार्टी से आपका ताल्लुक हो। डेफिनेटली टिकटॉक पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच साउद भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये स्टाइल छोड़िएगा नहीं, मैं इनके साथ करके दिखाएं जरा हम भी एक दफा, जो इनका स्टाइल है ये वाला स्टाइल, जरूर इस तरह मेरे साथ। हाँ, ये आपके साथ ये। थैंक यू सो मच साउद भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू साउद। और हम देखिए इस तरह से जो फनी और लाइट मूवमेंट में टिकटॉक सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो तो वही ठीक है, क्योंकि यही इसकी वजह भी है। इसमें आप लड़ाई झगड़े से इस्तेमाल करके इस तरह की अगर वीडियोस बनाएं तो वो लोग भी खुश होंगे, हम सब खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, जाते जाते आपको ये छोटी सी अपडेट भी देते चलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं, इस हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, आपको अपडेट देते चले हैं इस्लामाबाद से, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश हो गए हैं और आपको ये भी बताते चलें कि उनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए एहतसाब अदालत के बाहर। और ये मनाजर आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले के एहतसाब अदालत के, जहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुँच गए हैं। बिल्कुल सख्त इंतजाम किए गए थे। आपके सामने ये मनाजर हैं जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तोशाखाना केस के लिए पहुँचे एहतसाब अदालत, और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास भी कल हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया कि कारकुनान जो हैं वो नहीं पहुंचेंगे ताकि जो वहाँ पर सूरत हाल है सिक्योरिटी की वो ख़राब ना हो, SOPs को फॉलो किया जाए कोरोना के हवाले से। और इसके साथ साथ जो पार्टी की क़यादत है, जो लीडरान हैं, वो अलबत्ता ज़रूर मौजूद होंगे, जो कि मौजूद भी हुए। और ये आप देख सकते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बेटी और उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, जो कि पहुँचे। खबरें ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो ने तमाम रहनुमाओं को कहा कि आप अदालत से बाहर चले जाएं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ तो एहतियात करनी है। अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन रहनुमाओं को कहा गया है कि अदालत के बाहर इंतजार कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखें। और ये मनाजर आप देख रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत में पहुँच गए हैं और उनकी साहबजादी आसिफा जरदारी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनका हाथ थामे उन्हें कमरा अदालत तक ले जा रही हैं। ये कुछ देर पहले के मनाजर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो सख्त इंतजामात हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से SOPs को भरपूर तरीके से फॉलो किया आसिफ अली जरदारी ने, और उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, शील्ड भी लगाई हुई है, साथ उनकी बेटी जो है आसिफा उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर पार्टी लीडरान हैं वो भी मौजूद हैं, उनके भी लिए कहा जा रहा है कि वो भी SOPs को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंस रखें, कोई भी वहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पर मौजूद ना हो। सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए। मूविंग के साथ एक और खबर शामिल करेंगे सक्खर के इलाके से। इंतहाई अफसोसनाक खबर ये थी कि वहाँ पर एक छोटा सा तालाब था बुजुर्ग, और उस तालाब में न जाने कहाँ से एक मगरमच्छ आ गया
और उस मगरमच्छ ने राह चलते एक बच्चे को अपनी खुराक बनाना चाहा, लेकिन वो बच्चा जो है वो बच गया। बट यहाँ पर इससे पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है और 10 साला जाहिदा जो है वो इसी मगरमच्छ की खुराक बन चुकी है। जी, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। सालापट का इलाका है, सक्कर का नवाही इलाका, जिसमें इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो बच्ची है वो तो जहाँ बक हो चुकी जाहिदा, ये ख़ास खेली किनाल है जिसके किनारे वो खेल रही थी, जिसके बाद ये मामला हुआ और एक बच्चा बच गया। वो भी उस पर भी हमला किया गया था लेकिन वो बच गया। ऑब्वियसली तमाम सूरत हाल है। अब ये तो कहा जा रहा है कि मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये बड़ी परेशानकुन बात है। एक नन्ही जान चली गई है। ऑब्वियसली वहाँ पर क्या इंतजाम नहीं थे, क्या वहाँ पर जो झील के किनारे जो जंगला लगाना चाहिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, और अगर वहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लोग मौजूद नहीं थे तभी इस तरह से हादसा हो गया। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फील्ड ऑफिसर सक्खर वाइल्ड लाइफ से मौजूद हैं मीर अख्तर तालपुर, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। जी मीर अख्तर साहब, बताइएगा कि ये इंसिडेंट कैसे पेश आया? क्या वहाँ पर प्रॉपर इंतजामात नहीं किए गए थे? क्या वाइल्ड लाइफ को आइडिया नहीं था कि उस छोटे से तालाब में मगरमच्छ मौजूद है? क्योंकि इससे कबल भी हादसा पेश आया, लेकिन जब ये वाला हादसा पेश आया कि एक बच्चे ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई तो इलाकाई मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत ही इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। पहले तो ये अफसोसनाक जो एक्सीडेंट है उनसे मुझे भी दुख हुआ है, मगर ये जो कैनाल है, ये मिनी रिवर आप इसको कह सकते हैं कि मिनी रिवर नारा कैनाल जो सक्खर बैराज से निकलता है कि 100 किलोमीटर तय करके डेजर्ट से लेके पिठी तक पानी पहुंचाता है। और ये इसमें जो क्रोकोडाइल मौजूद हैं वो काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। इंसानी आबादी से जो कैनाल के साथ थी उनसे भी पहले ये मौजूद थे वहाँ पे नारा कैनाल में। इनकी हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल कदीम हिस्ट्री है, क्योंकि इनकी बड़ी पॉपुलेशन नारा कैनाल में होती है। सही सही। इख्तर साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं ऑब्वियसली आपको भी अफसोस है, लेकिन सिर्फ अब मामला ये है कि अफसोस तो ज़ाहिर बात हुआ, एक नन्ही जान चली गई। अब ये बताएं कि ये जो किनाल है उसके तरफ कोई जारियाँ नहीं लगाई, कोई हिफाजती इंतजाम नहीं। ऑब्वियसली आपने कहा कि बहुत देर से ऐसे हुआ, उसके बाद वहाँ पर आबादी भी आ गई, लेकिन ये हल तो नहीं है। हल तो ये है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अमला मौजूद होना चाहिए। प्रॉपर मसला ये है कि ये कैनाल जो है वो आप मिनी रिवर इनको कहें, दरिया सिंध, छोटा सा दरिया सिंध कहें तब भी हो सकता है, क्योंकि ये तकरीबन 4 अजला जो है वो क्रॉस करता है। सक्खर, खैरपुर, नवाबशाह, सांगड़ और नौकोट, मीरपुर खास तक ये पानी पहुंचाता है जी। और इसको जाली लगाना या इसको कोई फेंसिंग देना वो तो मुमकिन ही नहीं है कि कैनाल को आप फेंसिंग लगाना है। और यहाँ पे जो क्रोकोडाइल की आबादी है वो सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध में क्रोकोडाइल की आबादी है और वो पाए जाते हैं। इंसान जब भी ये पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं, खुदा न करे कोई एक्सीडेंट ऐसा हो, मगर उनकी भी धरती ज़मीन जो है उनकी एरिया जो क्रोकोडाइल की है वो आबाओ अजदाद है, यही नारा कैनाल है। नारा कैनाल इतना बड़ा रिवर है कि आप उसको दरिया भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने जो लोग रह रहे हैं वो भी कुछ एहतियात करें और लोग तो एहतियात करें, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आबादी से इन मगरमच्छों को दूर ले जाया जाए? वाइल्ड लाइफ कोई ऐसे इकदाम करे? जैसे आपने कहा कि ये एक मगरमच्छ तो पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर ये एक मगरमच्छ नहीं है, आप खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली रहती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ से पकड़कर इनको कहीं गैर आबाद इलाके में जाकर छोड़ दिया जाए? क्या इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है? मैं आपको बताऊं कि इसमें ये 2 स्पीशीज, पहले तो 2 स्पीशीज थी। एक घड़ियाल कहलाता था जो 1974 में वो उनका नस्ल खत्म हो गया यहाँ से। ये इनकी जो है कदीमी ज़माने से, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो इस दौर में कोई कौन सा डायनासोर है, तो ये डायनासोर जैसी एक मखलूक है, डायनासोर है इस दुनिया का। लेकिन तालपुर साहब, ऑब्वियसली ये आपने बात ठीक है, ना फेंसिंग आसान है, ना वहाँ पर लोगों को दूर किया जा सकता है, लेकिन अमला तो वहाँ मौजूद हो सकता है ना, क्योंकि बहुत से सैकड़ों मवेशी वहाँ पर उनकी भी जानें चली गई हैं, वो भी वहाँ पर हलाक हुए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अमला तो मौजूद हो सकता है। ये तो आप कर सकते हैं। एक में बात बताऊं कि हमारा अमला जो वाइल्ड लाइफ का होता है बिल्कुल वाचिंग करता रहता है, मगर
वाइल्ड लाइफ की एक ही कोई मखसूस जगह नहीं होती है, वो अपनी जगह तब्दील बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो माइग्रेशन भी फिर करती तय ये हुआ कि वाइल्ड लाइफ अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा, लेकिन लोगों को अपनी एहतियात करनी है। तो उसमें वाइल्ड लाइफ एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो है अवेयरनेस, कि लोगों में अवेयरनेस हो। तारपुर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका। और वही बात अबू ज़र कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो लोगों में अवेयरनेस। तो अगर वाइल्ड लाइफ अपनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाता रहे, मतलब पूरा जो भी उसका एक सिनेरियो है वो लोगों को क्लियर रखे, तो शायद लोग ही अपना डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नन्ही जानें भी बचेंगी और इसके साथ जो मवेशी हैं वो भी वहाँ पर हलाक हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा से ऐसे हो जाए। एक ब्रेक पर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां पर तमाम शोबाजात खुल रही हैं, तमाम रौनकें बहाल हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना कंट्रोल है पाकिस्तान में। वहीं पर 5 माह के बाद सियाहत भी खोल दी गई है। अबू ज़र, आपको अगर मौका मिले कहाँ जाएंगे आप? मैं वैसे प्लान बना रहा हूँ कि सवात ही मेरा इस वक्त डेस्टिनेशन है पहली, और उसके बाद तुमराट आपको पता है बड़ा मशहूर हुआ वो, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो देखते हैं कब बहुत दूर है जी, ट्रैवलिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ये मनाजिर देखकर अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं तो 3, 4, 5, 6 घंटे की ड्राइव पर जो मौजूद है वहीं से हो आए। नारायण का खान बड़ा रश रहा, सियाहत पे लोग जो हैं वो अब इंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत बिल्कुल खासी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नॉर्दर्न एरियाज के नुमाइंदा मौजूद हैं, फैसल अवान, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल है आपके? अब तक कितने सयाह आ चुके हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद? जी बहुत शुक्रिया समल। मैं आपको बताता चलूं कि अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं सियाहत को खुले हुए, और गिलगित बलूचिस्तान और नारायण कागान में जो है इस टाइम तक तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक जो सियाह हैं वो आ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 6 माह से सियासी मकामात पर आने पर पाबंदी थी, पर इस बार जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ है तो नोटिफिकेशन होते ही सियाहों का रश लग गया है। जी अच्छा फैसल, ये भी कहिए, ऐसा कोई SOP बनाया गया है कि आपको अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना जरूरी है सियाहत पर आने के लिए या नहीं? कोई भी बात नहीं है, कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जो है वो नहीं देखी जा रही। अगर मैं यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की बात करना चलूँ तो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से भी अभी तक हमें कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं मिली कि कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट देखनी होगी, और अभी तक भी कोई कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं देखी गई किसी सियाह से भी। और मैं अगर बात करना चलूँ कि सिर्फ जैसे ही मोटरवे से सियाह जो है उतरते हैं तो वहाँ पर उनका CNIC चेक किया जा रहा है और जो उसका स्क्रीनिंग की जा रही है। ठीक है फैसल, यानी कि के हवाले से नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना कोई, लेकिन अदरवाइज SOPs क्या हैं अगर कोई सयाह आना चाहता है नॉर्दर्न एरिया? जी अब सर मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइजर जो है वो उसका इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखना है। अगर यहाँ पर मैं होटल एसोसिएशन की बात करता चलूँ नारायण कागान वैली की, तो यहाँ पर मुझे जो देखने को मिला है वो ऐसा है कि जो होटल एसोसिएशन वाले हैं जो नारायण के जो बड़े होटल्स हैं इनमें SOPs का जो है खास ख्याल रखा जा रहा है, और जो सियाह आ रहे हैं उनके पास उनको भी जो है SOPs पर अमल करने की हिदायत की जा रही है। यानी भी इस तो बनाए गए हैं। अब ये बताएं कि अमल दरामद कितना हो रहा है और कितना देखा आपने कि इस पर वाकई इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है? जी अगर यहाँ पर मैं सियाहों की बात करता चलूँ तो सियाहों की तरफ से जो है कोई खास SOPs पर अमल नहीं हो रहा। यहाँ पर सियाहों की अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 10% जो सियाह हैं वो SOPs का खास ख्याल रख रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल जो डिस्टेंस है उसका भी जो है काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। पर ज़्यादातर जो 90% जो सियाह हैं वो कोई भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। और यहाँ पर मैं होटल एसोसिएशन की बात करता चलूँ तो जो नारायण कागान वैली के जो बड़े होटल्स हैं तो उनमें बाकायदा सैनिटाइजर गेट लगाए गए हैं और मास्क के बगैर अंदर आने सियाहों को इस पर SOPs जो बनाए गए हैं अमल दरामद तो। अच्छा ये कहिएगा, होटल्स में बुकिंग और दुकानों पर रश की सूरत हाल क्या है? जी रश तो बहुत ही ज्यादा है, और जैसे ही जो है सियाहत के शोबे को खोला गया है तो जोक दर जोक जो सियाह हैं वो
इन हसीन वादियों को देखने के लिए जो है वो आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से जो है वो सियाहत बंद थी और लोग भी घरों में काफ़ी महसूर होकर रह गए थे कोरोना वायरस की वजह से। और जैसे ही दोबारा सियाहत को खोला गया है तो मैं आपको बताता चलूं कि काफ़ी ज़्यादा रश है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जो होटल्स हैं और दुकानें हैं नारान खान की और जो टोटली जो सियासी मकामात हैं वहाँ पर जो कारोबारी तबका था वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। और वो जैसे ही पर अब दोबारा सियाहत को जो है वो खोला गया है तो अभी होटल भी डेली बेसिक पे जो है वो फुल होते हैं, कोई भी उनमें रूम जो है वो खाली नहीं रहता और दुकानों पर भी जो है वो काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त, थैंक यू फैसल, आपने इस वक्त सिचुएशन किया और ऑब्वियसली बड़ी हौसला अफजा सिचुएशन ये है कि लोग आ रहे हैं, रश है और लेकिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉलो करें, ऐसा ना हो कि दोबारा से बंद करना पड़े। आप अगर ये फैसिलिटी मिली है, इसको एंजॉय कर रहे हैं तो फिर एंजॉय करते रहिए, लेकिन एहतियात के साथ। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।